अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से ये उसको जनता के सामने पेश किया गया है। कोर्ट अभी इस मामले को नहीं देख रही है क्योंकि अभी ये प्रपोजल है। कुछ समाज के आदमी पॉलिटिकल रीजन से या और किसी कारण से अपोज भी कर सकते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु अभी क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और प्रपोजल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अभी किसी भी हाई कोर्ट के पास या भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला अभी आया नहीं है। जब आएगा तो न्यायपालिका दोनों जो पक्ष होते हैं, सरकार और जो पेटिशन डालने वाले हैं, उनके वकीलों की बात सुन के डिसीजन लेगी। सर, अक्सर ये आरोप भी लगते रहते हैं, कहते भी है कि देरी से बड़ा न्याय मिलता है लोगों को, पीड़ितों को, और जो वकील लोग हैं ये मामले को ज़्यादा खींचते रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहना बिल्कुल गलत है कि वकील लोग मामले को लंबा करते हैं। वकील हमारे हिंदुस्तान के हमेशा ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा हो। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, वकील जो हैं उसको क्लाइंट एक मुकदमा लड़ने की, पूरे मुकदमे लड़ने की एक अदालत में उसको फ़ीस देते हैं, चाहे वो मुकदमा 4 तारीख में ख़त्म हो, चाहे वो 200 हियरिंग में ख़त्म हो, चाहे वो 15 दिन में ख़त्म हो, चाहे वो 10 साल में ख़त्म हो। वकील कभी भी मुकदमे को लंबा करना नहीं चाहता है क्योंकि उसका तो काम बिना बात, बिना ज़्यादा पैसे फीस मिले काम बढ़ता है, देखा ये जाता है। और हमने कई बार एसोसिएशन की तरफ से भी हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और भारत सरकार को हमने लिखा है कि सीपीसी में अमेंडमेंट होने के बावजूद, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी केस में 2 बार से ज़्यादा तारीखें नहीं दी जानी चाहिए, एडजमेंट नहीं दी जानी चाहिए, इस कानून को आने के बावजूद भारत की अदालतें वकीलों के कहने पर, वकील अपने आप नहीं कहता है, वकील जब बोलता है जब क्लाइंट बोलता है, वकील को ये बोलने का काम ही उसका बढ़ता है, तो कचहरी को 2 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं देनी चाहिए। कानून जब ऐसा बना दी गया, उसके बावजूद भी हमारी न्यायपालिका के जजेज कुछ इस कानून को, उस अमेंडमेंट को आने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वो इतने बोल्ड नहीं है कि वो आगे एडजमेंट ना दें। तो वकील कभी डिले नहीं करता है, वकील हमेशा चाहता है जल्दी से केस निपटे क्योंकि उसको फीस तो उतनी मिलनी है। कई बार वकीलों की सुरक्षा। अगला मेरा सवाल यही है आपसे कि देरी हो रही है, क्या आपको लगता है कि कोर्टें कम है, क्योंकि मामले तो बहुत ज़्यादा हैं? ये बात सही है कि कोर्ट्स जो होनी चाहिए उतनी कोर्ट्स नहीं हैं। सरकारें जितना रेवेन्यू हमारे कचहरी में मुकदमों चलने से सरकार के पास कोर्ट फीस के तौर पर आता है, उसमें से बहुत ही कम पैसा हमारी न्यायिक प्रक्रिया के, न्यायपालिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, जजेस के नंबर बढ़ाने में सरकारें नहीं कर रही हैं। और जहां सरकारों ने, जहां जजों की संख्या बढ़ाई हुई है या जो हैं, उसके अंदर भी कई जगह सरकार की तरफ से लेट होता है, कई बार जुडिशरी की तरफ से लेट होता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाती हैं। हाई कोर्ट में भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जजों की, और लोअर जुडिशरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो हैं वैकेंसीज हैं, और ये कोर्ट्स और सरकार उन वैकेंसीज को फिल इन करने का जो प्रोविज़न है उसको नहीं कर पा रही हैं। जबकि कानून, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि वैकेंसी होने से पहले ही वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज करके उसकी नियुक्ति, उनके सिलेक्शन कर दिया जाना चाहिए।
यहाँ तो ये देखा जाता है 4-4, 5-5 साल तक वैकेंसी हैं और कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। तो ये अगर स्टेप हमारा लिया जाता है। दूसरा, हम जो कोर्ट्स के फंक्शनिंग करने के तरीके पर भी हम प्रपोजल दे रहे हैं कि वो आज किसी भी कोर्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखिए, एक जज के पास 20 केसेस मिसलेनियस काम के हैं, 10 केसेस में एविडेंस लिखने का है, 10 केसेस के अंदर आर्गुमेंट सुनने का है। असलियत में तो एक दिन में एक केस की भी एविडेंस कोर्ट नहीं लिख पाती है। जब 10 केसेस के एविडेंस लिखने की आप कॉज लिस्ट में तारीख दी होती है, तो वकील और क्लाइंट को पता है कि अगर आज हम अपने गवाह को लेके चले गए तो जज के पास टाइम नहीं होगा, वो आखिर में कहेगा टाइम नहीं है, इसलिए एडजर्न करा जाता है। और गरीब क्लाइंट को गांव से दूर से आके खर्चा करना और सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठ के और खाली हाथ बिना कोई प्रोसीडिंग हुए वापसी चले जाने के कारण से अगली तारीख पर वो गवाह भी नहीं लाता है। तो हमने कई बार कहा है कि जजों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि जितना काम एक दिन में कर सकते हैं वही केस उतने लगाए जाएं, ताकि क्लाइंट को भी पता होता और वकील को भी पता होता है कि जब ये तारीख लगी है तो उस दिन मेरा केस सुना जाएगा। अगर एविडेंस की तारीख लगी है तो एविडेंस लिखी जाएगी, उनके आना जाना, उनके आने जाने का और टाइम का जो खर्चा और टाइम वो बेकार नहीं जाएगा। अगर ये मैनेजमेंट हो जाए तो हर वकील पूरी तैयारी से आएगा कोर्ट में। हर क्लाइंट पार्टी जो है मुकदमे की, वो तैयारी करके, एविडेंस है तो एविडेंस लेके आएंगे, अगर आर्गूमेंट की तारीख है तो आर्गूमेंट की पूरी तैयारी करके आएंगे और जल्दी से केसेज हमारे डिस्पोजल हो जाएंगे। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन अक्सर आप कुछ समय से देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़े मामले में ऑर्डर आता है तो विपक्ष ये आरोप लगाना शुरू कर देता है कि सरकार के दबाव में ये ऑर्डर गया है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कोर्ट आती है? कभी भी जुडिशरी ना किसी सरकार के दबाव में आती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आती है, ना कोई अपोजिशन पार्टीज़ के दबाव में आती है। जुडिशरी हमेशा कानून के तरीके से काम करती है। परंतु हिंदुस्तान में किसी को फेवर मिल जाता है तो वो बड़ा धन्यवाद करता है। मैं जुडिशरी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया। जिसके खिलाफ जजमेंट आ जाता है वो यही बात करते हैं कि या तो अपोजिशन के दबाव में कर दिया या सरकार के दबाव में कर दिया, परंतु असलियत में ये नहीं है। वकीलों की सुरक्षा को लेके, सर एडवोकेट्स के लेके बड़े हमले होते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है, तो ऐसा कोई कदम उठाया जाए कि इनकी सुरक्षा को लेके? सुरक्षा के लिए हमने भारत सरकार को हम कह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पे लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जो कि कई स्टेट्स में स्टेट लेवल पर आ गया है, परंतु कई जगह अलग अलग कानून होने ठीक नहीं है। तो भारत सरकार का एक केंद्रीय कानून अगर आ जाता है तो वो हिंदुस्तान के सारे वकीलों के लिए बराबर सुरक्षा, क्योंकि किसी स्टेट में किसी पॉइंट पर सुरक्षा रही, दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से रही, जो उनके एक्ट में जो प्रोविज़न होगा वो ठीक नहीं है। इसलिए भारत सरकार इस चीज़ पर, मैंने अभी मेरा फेलिसिटेशन एक प्रोग्राम था जिसमें माननीय कानून मंत्री भी उसमें आए थे मेरे को फेलिसिटेट करने के लिए, उसमें भी मैंने कहा था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस एक्ट को भारत सरकार लाएगी, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि वकीलों का सुरक्षा रहे। सर, बहुत सारे जूनियर वकील हैं, नए नए इस व्यवसाय में आते हैं, लेकिन उनका दिल टूट जाता है बीच में ही और वो छोड़कर चले जाते हैं, तो आप उनके बारे में कुछ कहेंगे कि जो साथी वकील हैं उनका थोड़ा सहयोग? ये हम पूरी तरीके से जानते हैं और इसीलिए मैं सारे हिंदुस्तान में लॉ कॉलेजेज में भी मैं विजिट कर रहा हूँ और वहाँ पर अभी क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं लॉ में दाखला ले लेते हैं,
पर उनको ये नहीं पता है कि उनके लिए क्या चीज़ ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर लॉ का जो स्टूडेंट लॉ पास करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो चाहे यूनिवर्सिटी में लॉ के एग्ज़ाम में फर्स्ट आया हो, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो वकालत में सक्सेसफुल हो जाएगा। वकालत में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत से रीज़न होते हैं। मैं बच्चों को लॉ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके यही समझाता हूँ कि किस स्टूडेंट को, किस लॉ ग्रेजुएट को लाइसेंस लेने के बाद वकालत करनी चाहिए, किसको नौकरी करनी चाहिए, किसको जज बनना चाहिए। आज यूनिवर्सिटीज़ में, ये कोई लॉ कॉलेजेस में दाखिले के बाद बच्चों को ये एडवाइस नहीं करा जा रहा है। उसी के कारण से जो आपने सिचुएशन बताई, लॉ करने के बाद बार काउंसिल से एनरोलमेंट लेने के बाद बच्चा कोर्स में चला जाता है, वहाँ बड़ी मुश्किल से किसी का जूनियर बन जाता है। जूनियर को प्रॉपर कोई उनको ऑनरेरियम नहीं दिया जाता है, कुछ देते भी हैं तो बहुत नॉमिनल देते हैं। और परंतु जिस दिन वो उनका काम किसी सीनियर के पास काम से वो नहीं कर पाता है, और जब अपनी वकालत करता है तो उसके पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं होता है। और आजकल ये भी देखा गया है कि लॉ की पढ़ाई के लिए घर वाले बैंकों से लोन ले रहे हैं, उनको वो कर्जा उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू में वो समझते हैं कि वकालत करते ही हमारे बच्चे की बहुत बढ़िया इनकम हो जाएगी, परंतु असलियत में 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पाता है। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस कॉलेजेस में दी जाए तो जो बच्चे की बैकग्राउंड सक्सेसफुल होने की नहीं है, वो बच्चा प्रैक्टिस में ना आकर जो हमारे लॉ ऑफिसर्स की नौकरी हैं, हमारी जुडिशरी की नौकरी हैं, हमारे अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर लीगल एडवाइज़र की नौकरी हैं, या किसी को लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरार बनने की अपॉर्चुनिटी है, या इंडियन लीगल सर्विस में जाने का अपॉर्चुनिटी है, या किसी लॉ फर्म के अंदर नौकरी करने का अधिकार है, वो अवेल कर सकता है। सर एक सवाल है, जैसे बहुत सारे वकीलों की शिकायत रहती है, यहाँ जिले स्तर की बात मैं कर रहा हूँ कि पुलिस और कुछ वकीलों की साठगांठ होती है, बड़ी ज़बरदस्त साठगांठ होती है। तो ये चुनिंदा वकील हैं जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, कुछ इस तरह के केस, ये पुलिस वाले तो उन्हीं वकीलों के केस देते हैं। तो सुनने में तो यहाँ की बार एसोसिएशन ने भी मेरे को बताया कि इन पुलिस वालों से साठगांठ होती है, कुछ कमीशन इनको भी चली जाती है। तो इससे मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में कोई अगर ये पता चलता है बार एसोसिएशन को, किसी वकील ने किसी क्लाइंट से या किसी जगह कमीशन दे के अपनी इनकम, अपनी प्रोफेशनल फीस को बांटा है, तो उसके खिलाफ बार एसोसिएशन एक्शन लेती रही है। परंतु कोई शिकायत ना हो, शिकायत होने के बावजूद कोई प्रूफ ना मिले, तो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आजकल देखने को जब बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, इतना पैसा खर्च होने लग गया बहुत ज़्यादा, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा जब बुद्धिजीवी वर्ग के चुनाव में भी इतना पैसा खर्च हो रहा है? ये पैसे का खेल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपके जो हमारे पार्लियामेंट के, असेंबली के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इलेक्शन कमीशंस की गाइडलाइंस होती हैं, जो अब इसके अंदर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी ये विचार कर रही है कि इस पे किस तरीके से कर्ब लगाए जाए, जैसे कि इलेक्शन में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, तो इस पे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया विचार कर रही है।